हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका विजय सर क्लास 10th के अध्याय 15 प्रायिकता के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता के बारे में अध्ययन किया था। साथ में उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 के बारे में बात किया था। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं आज की क्लास में, और आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 2 के आगे। तो बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 से। तो देखें उदाहरण नंबर 3 क्या है। कह रहा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पहली बात बेटा कि आप समझे कि एक पासे को फेंकने पे होता क्या है। तो बड़ा सिंपल सा यार, एक पासे को जब तुम फेंकोगे तो उसमें क्या क्या आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या क्या आएगा 6 आएगा। इन्हीं 6 में से कोई ना कोई आएगा। ये क्लियर है। अच्छा, अब तुम यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो कि बेटा प्रयोग कितने होंगे। तो कितने प्रयोग हो सकते थे। जितनी संभावनाएं बनेगी तो संभावना कितनी बन रही है, 6 बन रही है। कहां से कहां तक लेकर 1 से लेकर 6 तक। कि एक पासे को फेंकने पे जो कुल हमारी संभावनाएं बनती हैं, जिनको हम कहते हैं कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों का मान, तो कुल संभव परिणामों का मान कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई आपको। चलिए आगे। अब कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बेटा 4 से बड़ी संख्या इसमें कितनी प्राप्त होंगी। तो देखो 4 से बड़ी एक तो प्राप्त होगा 5, और एक क्या होगा प्राप्त 6। इसका मतलब 4 से बड़ी प्राप्त होने वाली संख्याओं का अगर हम देखेगा परिणाम कितना है, तो इनका परिणाम कितना आएगा, 2 आएगा। ये भी बात आपको क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 से छोटी या उसके बराबर, तो 4 से छोटी या उसके बराबर यह सब के सब होंगे। तो इनकी कुल संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो बेटा आपसे पूछा गया है कि आप बताएं 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, और 4 के बराबर या 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। देखो कैसे करेंगे, चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपको पहले से ही समझा रहा हूं कि प्रायिकता के प्रश्न करने के लिए जो हमारा फार्मूला है, सर्वप्रथम आप उस फार्मूले पर विचार करें। फार्मूला क्या हमारा, तो कहते हैं किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो होती है घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो अब इसी के आधार पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो इस प्रयोग में ये जो आपका प्रयोग हो रहा है, इस प्रयोग में कुल संभव परिणाम कितने हैं। तो कितने कुल संभव परिणाम होंगे पासे को फेंकने पे, तो कितने हो जाएंगे, 6। तो आप सर्वप्रथम ये लिखें, आप लिखें यहाँ पे, चूंकि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, तो प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6। 1 से लेकर 6 तक तो कुल 6 हो रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला आपको करना है कि 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या की। उसके पहले एक काम करते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम अब इतना बड़ा लिखने के बजाय हम मान लेते हैं, माना एक घटना ई है। घटना ई यह बराबर हो गया 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, और हमारी दूसरी घटना हमने मान लिया घटना एफ, यह हो गया जो यहां पे दिया गया 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। तो यहां पे आप देखें हमने 2 चीज मान लिया। एक मान लिया घटना ई जो क्या है 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना, और एक मान लिया घटना एफ जो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये हमने 2 चीज यहाँ पे मान लिया। अब इसके आधार पे हम क्या करते हैं कि घटना ई तथा घटना एफ की प्रायिकता निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पहला लिखते हैं। अब पहला हम लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। आप लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अब बेटा आप समझे ई के अनुकूल क्या होगा भाई,
तो ई क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। 4 से बड़ी कितनी संख्या प्राप्त हो रही है, 5 और 6, तो मिला के कितने हो गए, 2। तो कुल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब आप इसके अनुकूल क्या निकालना है, परिणामक संख्या निकालिए। तो अब घटना ई की प्रायिकता कितनी होगी, मतलब 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर घटना ई क्या है, 4 से बड़ी संख्या की। ई के अनुकूल परिणामक संख्या कितनी आ गई, 2। अब हम निकालेंगे घटना ई की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप यहां लिखेंगे घटना ई की प्रायिकता बराबर क्या होता है बेटा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 2 बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये कितनी है आपकी, कुल 6। तो कितना हो गया, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो कितना आ गया, 1/3। पहले। दूसरा, अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या रहा है, तो दूसरा हमारा आ रहा है यहाँ पे कि घटना f के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो f के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो f के अनुकूल परिणामों की संख्या f है क्या सर, तो f हमने माना है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। तो कितना प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 और 4। तो कुल कितने हो गए, 4। इसलिए थोड़ा हम इस साइड आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, इसलिए घटना f का प्रायिकता यह बराबर हो जाएगा आपका घटना f के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो कितनी है, 4, और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, तो ये है हमारी 6। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो कितना आ गया, 2/3। आई बात समझ में आपको। यहाँ देखिए कितना शानदार कंसेप्ट है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता हमें निकल के आई, वो कितना निकल के आई बेटा, 1/3। और 4 से छोटी या 4 के बराबर जो प्रायिकता निकल के आ गई, वो कितनी हो गई, 2/3। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बात समझ में आपको क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसे क्या करें, पॉज करें, आप पॉज करके इसे नोट करें। तो समझ में आ गया ये आपको। अब यहाँ पे चलिए कुछ बात करते हैं, कुछ बारे में यहाँ पे समझते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था प्रारंभिक घटना के बारे में। मैंने कहा था कि किसी प्रयोग के अंतर्गत अगर कोई घटना केवल और केवल एक बार घटित हो तो वो होती है प्रारंभिक घटना। अब यहाँ पे क्या देखें कि 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना या 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या का प्राप्त होना, क्या यह भी प्रारंभिक घटना है क्या, तो नहीं। आप तो देख रहे हैं कि भैया ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई है, 2, और साथ में एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 4। तो यह तो एक प्रयोग में एक के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह कितना आ रहा है, 2, और यह कितना आ रहा है, 4। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सर हमारा प्रारंभिक घटना ना तो ई है और ना ही एफ है। ई और एफ दोनों में से कोई भी प्रारंभिक घटना नहीं। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, और क्या समझना चाह रहे हैं इसको थोड़ा आप ध्यान समझिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और ये समझने वाली बात है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ठीक से समझिए। कैसे, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कहा आपसे कि 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना, तो आपने कहा कि सर ई जो है वह 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना है, और f जो है वह 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना है। ठीक। अब देखो यहाँ पे ई जो है वह 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना है, मतलब इससे 4 से सब बड़ी संख्या प्राप्त होंगी। और एफ में क्या है, 4 से के बराबर या 4 से छोटी। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो रही है, 5 और 6। तो एक घटना ऐसी है हमारे पास ई जिसमें केवल यह 2 आ रहे हैं, और एक घटना हमारे पास 1 से लेकर कहां तक है, 4, जो कौन सा है, एफ। इसमें कहां से कहां तक आ रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक आ रहे हैं। तो क्या इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि एक है 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना, और एक है 4 से
बड़ी संख्या का न प्राप्त होना। ध्यान से देख लेना, क्या कह रहा हूं मैं, एक कह रहा हूं मैं 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना, और एक कह रहा हूं 4 से बड़ी संख्या का ना प्राप्त होना। 4 से बड़ी संख्या का ना प्राप्त होना ये बिल्कुल वही बात है जो 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या का क्या होना, प्राप्त होना है। तो अगर हम कहें कि अगर ए है 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना और एफ है 4 से बड़ी संख्या का ना प्राप्त होना, तो जब इनकी प्रायिकताएं निकाली जाती हैं तो यह प्रायिकताएं एक दूसरे के जो होते हैं ये पूरक एक प्रकार की घटना हो जाती है। कैसी घटना हो जाती है, पूरक, एक का होना और एक उसी परिणाम का ना होना। किसी प्रयोग के अंतर्गत एक परिणाम का आना और दूसरा उसी परिणाम का ना आना। तो हम कहते हैं अगर हम इसे लिखें पीई और इसे लिखें पीएफ, तो पीई प्लस पीएफ का मान सदैव किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इस कंडीशन में ई और एफ एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक घटना होंगे। कैसे घटना होंगे, पूरक। तो हम इसके आधार पर यह भी कह सकते हैं कि अगर पीई, चाहे हम लिखे ई एक घटना है, ई एक घटना है, तो ई बार इसका पूरक है, इसका पूरक घटना। कैसी घटना सर, पूरक घटना। तो इसके आधार पे अगर मैं छोटा सा एक और यहाँ पे कंसेप्ट बनाऊं आपको, तो मैं कह सकता हूं कि ई तो है यह वाला और ई बार क्या हो गया, एफ वाला हो गया। हम लिख सकते हैं देयरफॉर पीई प्लस पीई बार, पीई बार या किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम कहें किसी घटना और उसकी पूरक घटना की प्रायिकताओं का योग सदैव किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब मान लीजिए कोई घटना दिया है और डायरेक्ट उसका पूरक घटना पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, पूरक घटना। तो कैसे निकालोगे आप, तो आप निकालोगे देयरफॉर पीई बार होगा, अब पी को लेकर 2 से घटा दो तो 1 माइनस पीई के बराबर। अब ये जो पीई बार है यह पी का कैसा घटना कहलाएगा, पूरक घटना कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, पूरक। आई बात समझ में, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने कहा कि माना कि ई जो है 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना है और एफ को हमने कहा 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना है। तो क्या इस चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ क्या, 4 से बड़ी संख्या का ना प्राप्त होना, बिल्कुल वही होगा जो आप ऊपर कह रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में ई और एफ दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक घटना होंगे। अब पूरक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग जो होता है वो सदैव किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब किसी एक घटना का पूरक घटना उसी घटना पे बार लगा के लिखा जाता है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ई एक घटना है तो ई बार, कौन सा बार, ई बार इसका कैसा घटना होगा, पूरक घटना होगा। तो ई घटना ई की प्रायिकता तथा पूरक घटना ई की प्रायिकता दोनों का योग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और डायरेक्ट हम अगर चाहे किसी घटना का पूरा घटना निकालना तो यह होगा ई पर बार की घटना बराबर या पूरक घटना की प्रायिकता यह बराबर होगा 1 माइनस घटना, घटित होने वाली घटना की प्रायिकता के बराबर। आई बात समझ में, तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा, प्रश्न भी अच्छे समझ में आया होगा, प्लस साथ में आप यहाँ पे पूरा घटना के बारे में भी ठीक से समझे होंगे। धन्यवाद। एक बार आप इसे ठीक से देख लें और देखने के साथ में आप इसे क्या करें, नोट कर लें। उसके बाद से मिलते हैं हम अगले उदाहरण में। तो नोट कर लिया आपने। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी घटनाओं के बारे में और जिक्र करेंगे और साथ में इसी के संदर्भ में कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। कैसे घटना है सर, तो यहाँ पे एक तो आपने पूरा घटना के बारे में समझा। अब पूरा घटना के साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे संभव घटना तथा असंभव घटना के, साथ ही में असंभव घटना को ही अनिश्चित घटना भी कहा जाता है, और साथ में हम एक निश्चित घटना के बारे में भी बात करेंगे। तो संभव और निश्चित घटना यह क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संभव घटना के बारे में। संभव घटना, अब संभव घटना क्या होता है सर, हम कहते हैं कि वह घटना जो घटित होती है या संभव है कि
वह घटना घटेगी संभव घटना कहलाती है। और संभव घटनाओं की प्रायिकता, संभव घटनाओं की प्रायिकता का मान एक होता है। क्या होता है? एक होता है। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं असंभव घटना के बारे में। असंभव घटना क्या होता है? तो वह घटना जो किसी प्रयोग में घटित नहीं होती, वह घटना जो प्रयोग में घटित नहीं होती, वह हमारा कैसा घटना कहलाता है? असंभव घटना कहलाता है। और असंभव घटनाओं का प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। क्लियर है? तो एक तो मैंने बताया संभव घटना, जो घटना घटित होती है वो संभव, और जो घटना नहीं घटित होती है वो क्या होता है? असंभव। संभव घटनाओं की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। असंभव घटनाओं की प्रायिकता का मान कितना होता है? 0। साथ ही साथ एक अगला आता है हमारा टर्म निश्चित घटना। अब निश्चित घटना क्या होता है? कि यह वह घटना है जो 100% है कि क्या होगा? घटित होगा। तो निश्चित घटनाओं के बारे में हम क्या कहते हैं? कि वह घटना जो प्रयोग में निश्चित रूप से घटित होती है, वो हमारी क्या होती है? निश्चित घटना होती है। और निश्चित घटनाओं का या घटनाओं की प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक है? तो यहां से एक हम नोट समझ सकते हैं कि नोट में क्या है भाई? तो पहला असंभव या अनिश्चित घटना, असंभव या अनिश्चित घटना का या की प्रायिकता कितना होती है? 0। दूसरा यहां पे हम बात करें तो दूसरा हमारा निश्चित घटना या संभव घटना, निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता सदैव ही 1 होती है। तीसरा यहां पे बात हम कर रहे हैं कि किसी प्रयोग में घटित घटना की प्रायिकता, किसी प्रयोग में घटित घटना की प्रायिकता का जो मान होता है, हमने मान लिया कि किसी प्रयोग में घटित घटना एक ई है, तो ई का जो मान होगा वह 0 से बड़ा, ध्यान समझ लेना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के क्या होगा? बराबर होगा। अगर घटना घटित हो रही तो, और नहीं घटित हो रही तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज आप समझ रहे हैं, वो क्या है? मैं यहां पे ले रहा हूं कि किसी प्रयोग में घटित होने वाली सभी घटनाओं का प्रायिकताओं का मान, हम लिख रहे हैं यहां पे किसी प्रयोग में सभी घटित घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव ही 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अर्थात Pe1
Pe2 प्लस Pe3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका मान किसके बराबर होगा? 1 के। E1 E2 E3 क्या है? तो यह पहली घटना है, दूसरी घटना है, तीसरी घटना। ये अलग अलग घटनाओं की प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किसी प्रयोग के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं का प्रायिकताओं का मानों का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है। पांचवा एक और बात यहाँ पे समझ लें कि घटना ई तथा पूरक घटना ई बार की प्रायिकता का योग 1 होता है। अतः घटना ए की प्रायिकता तथा पूरा घटना ई बार की प्रायिकता, इसका योग कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि घटना ई तथा ई बार, जो आपका घटना ई का क्या है? पूरा घटना, इनके योग जो होंगे उसका मान किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि संभव घटना क्या होता है, असंभव घटना क्या होता है, निश्चित घटना क्या होता है। साथ में आप छोटी मोटी कुछ यहाँ पे क्या नोटों के बारे में देखा, जिसमें असंभव या निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। किसी प्रयोग में घटित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसका मान 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर या 1 के कहाँ होगा? बीच में होगा। साथ में किसी प्रयोग में सभी घटित घटनाओं के प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है? 1 के बराबर होता है। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n होगा तो Pn इक्वल का मान कितना होगा? 1। और घटना ई तथा पूरा घटना ई बार की प्रायिकताओं का योग भी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर P प्लस P बार का मान कितना हो गया? 1 के बराबर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये बात सबके सब समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे क्या करें? नोट कर लें। फिर मिलते हैं हम उदाहरण नंबर 4 में। इससे पहले उदाहरण 3 नहीं हुआ था एकदम। तो इसके पहले उदाहरण 3 हमने देखा और कुछ छोटी मोटी जो बातें थी उन बातों को समझा यहाँ पे। अब यहाँ पे अभी हम एक पूरा घटना के बारे में समझा। कहा कि किसी घटना का घटित होना तथा उसी प्रयोग के अंतर्गत उस घटना का न घटित होने, दोनों के प्रायिकताओं का योग कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब उसी का प्रयोग करके यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए उदाहरण 4 कह रहा अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता प्रकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, दूसरा एक इक्का नहीं होगा। अब इस प्रश्न को समझने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कार्ड के बारे में, ताश के बारे में, ताश के पत्तों के बारे में। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ ताश के पत्तों को दिखा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी ताश की गड्डी है। एक गड्डी में कुल ताशों के जो कार्ड होते हैं, कुल कार्डों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। मतलब पत्तियों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 52 होती है, 52 होती है। ठीक है। और इसमें 4 वैरायटी के अलग अलग प्रकार के इसमें पत्तियां होती हैं। जैसे इसे देखें आप, इसे बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं? हुकुम। ये हुकुम का एक्का है। उसके बाद से अब अगर हम चलें तो यह हमारा है ईंट, लाल ईंट बोलो चाहे ईंट बोलो, और यह ईंट का एक्का है। उसी प्रकार से और अगर हम आगे चलें तो 2 हो गए हमारे पास। अब हम बात करते हैं तीसरे की, और यह है आपका पान, लाल पान। यह लाल पान का एक्का है। वैसे ही हम आगे बढ़ें तो इसमें चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है चीड़ा या चीड़ी। यह चीड़ा का इक्का है या चीड़ी का इक्का है। तो पूरे 52 पत्ते में कितने एक्के आ गए? 4 एक्के आ गए। किसका किसका? हुकुम का। तो मैंने कहा कि पूरे ताश में कितने एक्का आ गए? 4 एक्का आ गए। एक हुकुम का, दूसरा ईंट का, तीसरा आपका आ गया पान का, और चौथा आ गया आपका चीड़ा का या चीड़ी का। तो हम कहते हैं कि 52 पत्तियों वाले इस पूरे ताश में एक्काओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो क्या कहा मैंने कहा कि पूरे इस कार्ड में या पूरे ताश में एक्काओं की संख्या कितनी है? 4 है। एक है आपका हुकुम का, एक है आपका ईंट का, एक है आपका पान का, और एक है आपका चीड़ा का। तो 52 में एक्काओं की संख्या कितनी हो गई? कुल 4 हो गई। समझ में आ गई बात? अब कहा जाए कि एक्का 9 आए तो 52 में 4 तो एक्का है। अब एक्का 9 आए तो 4 को छोड़ के सब आएंगे। तो 4 को छोड़ के जो सब आएंगे
वो आप 52 में से 4 को घटा दिए कितने आएंगे, 48 आएंगे, 48 आएंगे। आई बात समझ में? तो अब तुमको बताता हूं कि जो हमारा हुक्म होता है उस हुक्म के आपके कुल इसमें जो पत्तियों की संख्या होती है वो होती है 13, ठीक है। उसी प्रकार से इट्टा की जो पत्तियों की संख्या होती है वो भी 13 होती है। उसी प्रकार से आपका पान की पत्तियों की जो संख्या होती है वो भी 13 होती है। साथ ही साथ में चिड़ा की भी जो होती है पत्तियों की संख्या वो भी कितनी होती है, 13 होती है। मतलब ये चारों जो हमारे अलग अलग प्रकार के हुक्म, पान, ईंट और आपका चिड़ा है, ये चारों की संख्या अलग अलग प्रकार से बच्चों कितनी होती है, 13 संख्या में पाई जाती है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आरंभ होता है। अब कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। पूरे 52 पत्तियों की गड्डी है, उसको फेंटा गया, आराम से फटाफट ऐसे लिया, ऐसे लेके उसको हमने क्या कर दिया, ऐसे फेंट दिया। इसमें से फेंट के हमने कोई भी एक पत्ता निकाला, मान लीजिए कोई भी इसमें से एक पत्ता कहीं से भी निकाल लिया, 20 से एक पत्ता निकाला गया, ठीक है। अब जो पत्ता निकल गया उस पत्ते के आधार पर कह रहा है कि एक इक्का होगा। ये जो निकाला गया यह एक इक्का ही होना चाहिए। तो बेटा यह एक इक्का होगा तो इक्के कितने हैं, 4 हैं, तो चारों में से कोई भी इक्का हो सकता है। इसका मतलब है कि हम इक्का होने के अनुकूल अगर संख्या देखें तो कुल कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। समझ में आ गई बात। दूसरी, एक इक्का नहीं होगा, तो एक इक्का नहीं होगा तो कितना इक्का है इसमें, 4। तो एक इक्का नहीं होगा तो मतलब चारों में से कोई नहीं होगा। तो चारों में से कोई नहीं होगा तो इक्का को छोड़ के सब होगा। तो क्या क्या होगा, तो इक्का का छोड़ के 52 में से 4 घटाओगे तो कितने पत्ते बच जाएंगे, 48। तो 48 पत्ते जिस प्रकार के हैं उस सब के सब होंगे। आई बात समझ में। अब इसी के आधार पर प्रश्न को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, तो किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता यह बराबर होता है घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम निकालते हैं कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आप लिख चुकी प्रयोग, या तो प्रयोग लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, और यहाँ पे प्रयोग कितने बार होंगे, तो जितने हमारे पत्ते हैं, कितने पत्ते हैं, 52, तो कुल 52, ठीक। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब पहला में कह रहा है एक इक्का होगा, तो एक इक्का होने के लिए हमने माना घटना ए, और ए को हमने मान लिया एक इक्का प्राप्त होना, एक इक्का प्राप्त होना। और दूसरा मानते हैं घटना ए बार, क्या है भाई, इक्का प्राप्त नहीं होगा तो जो दूसरा प्राप्त होगा वह इक्का का क्या कहलाएगा, पूरा कहलाएगा। इसलिए हमने मान लिया घटना ए बार, और यहां का एक इक्का प्राप्त न होना, ठीक। अब इसके आधार पे हम पहला सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, या पहला यहां से सॉल्व करते हैं। पहले तो हमने मान लिया, अब पहला यहां सॉल्व करते हैं। अब पहला में हम लिखते हैं कि ए के अनुकूल संभव, अच्छा, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितने निकल के आ जाएगी, कितने क्या है, 4, तो कुल 4 हो जाएंगे। इसलिए ए की प्रायिकता, तो ए की प्रायिकता जो बराबर होगी ए के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या थी। प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने होंगे आपका, कितना है, 52, तो 52 काट ले 4 से, तो ए आपका कटेगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 3 12, कितना आएगा आंसर, 1/13 इसका आ गया। अब यहां पे हम बात करते हैं दूसरा क्या है सर आपका, तो दूसरा है कि ए बार के अनुकूल। तो अब यहां पे देखो एक चीज बहुत ध्यान समझ लेना, ए बार क्या है, तो ए बार है एक इक्का प्राप्त न होना। तो एक इक्का प्राप्त होने न होने की प्रायिकता जो होगी, आप यहां लिख सकते हैं कि एक इक्का प्राप्त
न होने की प्रायिकता, यह कितना होगा आपका, तो इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, तो यह हो जाएगा आपका देयरफॉर पी ए क्या भाई, तो एक का प्राप्त होने की प्रायिकता प्लस एक का न प्राप्त होने की, तो पी ए बार, और इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, एकदम आएगा। अब इसी का मान हमें निकालना है, जो एक का प्राप्त न होने की प्रायिकता है, तो यह कितना हो जाएगा आपका पी ए बार, यह बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए, क्लियर है, 1 माइनस पी ए। अब यहां से देखिए आप पी ए बार 1, अब पी ए का मान आपने अभी कितना निकाला 1/13, ठीक है। अब देखो यहां से पी ए बार बराबर हो गया 13 वन 13 माइनस 1/13, तो यहाँ पे पी ए बार निकल के आ गया कितना 12/13। अगर बात समझ में, तो यहाँ पे एक का आने की जो प्रायिकता आई वो आ गई 1/13, और एक का न आने की प्रायिकता जो आई वो कितना आ गया 12/13। क्या ये सही है कि नहीं सही है, ये कैसे सही होगा, अगर इन दोनों की जांच करनी हो तो इसको और इसको आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किस प्रकार से कहा जा रहा है। अब बड़े आसान प्रश्न है, आप इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसे एक बार क्या कर उसका कैसे आसानी से नोट कर लें, और आपकी बात क्या हो जाएगी, संभवतः यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके आधार पे अगला जो अब आपका लेक्चर आएगा वो लेक्चर क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 के बाद के आएंगे, और वहां पे और आसानी से आप इन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आपको सब समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करें, लाइक करें, और साथ में क्या करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। अगर नहीं टेलीग्राम का लिंक के माध्यम से आपको समझ में आता है तो आप टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ पे सर्च मारें कि बड़े भारत बाई विजय सर, और फिर जाकर उसे क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। अधिकतम मात्रा में आप टेलीग्राम से जुड़ें। जो भी नई आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी या किसी प्रकार का पीडीएफ होगा या किसी प्रकार का कोई सूचना होगा, सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही क्या होगा, प्राप्त होगा। तो आगे क्लास हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, तब के लिए धन्यवाद।